नंदनवन में गरीब किसान बबलू कबूतर अपनी पत्नी पीलू चिड़िया के साथ रहता था। बबलू बहुत ही मेहनती किसान था। हर साल सब्जी की किसानी करता था। बबलू और पीलू भगवान श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे। दोनों हर दिन श्री राम की सेवा पूजा करते थे और उन्हें भोग लगाते थे। हर काम प्रभु श्री राम की आशीर्वाद लेकर ही किया करते थे। भगवान श्री राम की ही तरह वो दोनों बहुत सीधे साधे थे। एक दिन पीलू कहती है, सुनिए जी, इस बार हमें कैसे भी श्री राम कथा करवानी होगी और भक्तों में प्रसाद बंटवाना होगा। तो बबलू कहता है, बहुत अच्छा सोच है पीलू। इस बार खास शरबती टमाटर बोया हूँ और अच्छे से खाद और पानी की सिंचाई कर रहा हूँ। इस बार अच्छी फसल होगी तो हम राम कथा करवा सकेंगे। बाकी प्रभु श्री राम जी की जैसी मर्जी हो। तो पीलू कहती है, श्री राम की कृपा हो नहीं तो अगर पिछली बार की तरह हमारी फसल बर्बाद हो गई तो हमारे खाने की भी लाले पड़ जाएंगे। हमारे ऊपर वैसे भी बहुत बड़ा कर्जा भी है। पीलू और बबलू भगवान श्री राम की भक्ति करते रहते हैं, लेकिन उनकी पड़ोसी सुंदरी उनकी गरीबी का मजाक उड़ाया करती थी। पीलू बहन, सोच समझकर फल उगाना, नहीं तो कर्जा देने वाले लोग घर में घुस जाएंगे और हंगामा कर देंगे। वैसे कितना उधार है तुम पर? आप चिंता मत करो, श्री राम सब संभालेंगे। पीलू को सुंदरी की बातें बहुत खराब लगती है, लेकिन वो सह लेती है। सुंदरी मजाक उड़ा के चली जाती है, लेकिन उस साल मौसम बहुत खराब रहता है। बहुत सूखा पड़ता है और अचानक से बहुत दिनों तक तेज बारिश होती है। फिर एक दिन बबलू अपने खेत जाता है। वो देखता है कि उसकी फसल खत्म हो चुकी है। बबलू उदास होकर अपने खेत में बैठ जाता है। हे प्रभु, खेत की पूरी फसल बर्बाद हो गई है। मैं बर्बाद हो गया। अब मैं तो आपकी कथा कैसे करवा सकूंगा? ये जमीन बंजर भी हो चुकी है। अब ये मेरे किसी काम की नहीं है। हे श्री राम, मुझे और पीलू को आपके भक्तों को प्रसाद खिलाना था। अब आप ही इस मुसीबत से बाहर निकालिए। पीलू ये देखकर बहुत दुखी हो जाती है। ऐसा सोचकर बबलू रोने लगता है, लेकिन तभी उसे श्री राम जी दर्शन देते हैं। बबलू, दुखी मत हो, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुमने एक कष्ट में भी अपने लिए कुछ नहीं मांगा और मेरी कथा के बारे में ही सोचते रहे। तुम्हारे खेत में एक पुराना खजाना गड़ा है। अगर ये खेत नहीं सूखता तो तुम उसे कभी नहीं खोद कर निकाल सकते थे। अब तुम उस खजाने को निकालो। हे प्रभु, आपकी बहुत कृपा है। आपने मेरा और पीलू का जीवन बचा लिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास आपके नाम का खजाना है। आपकी जय हो। फिर बबलू पीलू को सारी बात बता देता है और दोनों साथ में खेती की खुदाई शुरू कर देते हैं। वो दोनों भगवान श्री राम के नाम का जाप करते हुए खुदाई कर रहे थे, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहते हैं। क्या हुआ, इस बार तुम लोग नींबू, मिर्ची, पालक वगैरह की फसल नहीं बेच रहे हो क्या? इस बार भी तुम्हारी फसल बर्बाद हो गई है क्या? ऐसा है तो तुम लोग तो बर्बाद हो गए हो। पीलू उसे कोई जवाब नहीं देती है। बबलू जी, हम प्रभु के लिए खजाना लगाएंगे। सब उन्हीं का है पीलू। इसके बाद बबलू और पीलू खजाना पाने में कामयाब होते हैं। ये बात अब सब गांव वालों को बबलू और पीलू बता देते हैं कि ये श्री राम का खजाना है। सभी उनकी भक्ति की बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन सुंदरी लालच में आ जाती है। जब दोनों पति पत्नी सो रहे होते हैं तो वो चुपचाप उनके घर जाती है और खजाना चुराने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो उस खजाने को छूती है उसको बहुत जोर का करंट लगता है और वो दूर जाकर गिर जाती है। उसके चीखने की आवाज सुनकर पीलू और बबलू उठ जाते हैं। तुम कितनी लालची हो, तुम्हारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ तो है, लेकिन तुम्हें भगवान का खजाना भी चाहिए, ना कि उनकी भक्ति। तो बबलू कहता है, ये सुंदरी बहुत लालची है। इसके पास सब कुछ है, लेकिन ये लालच करना नहीं छोड़ती है। इसी वजह से इसको सजा मिली। इसको पुलिस में दे देते हैं। फिर सुंदरी को जेल हो जाती है और दोनों पति पत्नी प्रभु श्री राम की कथा का आयोजन करते हैं
और गरीबों में प्रसाद बांटते हैं। अब वो लोग अच्छे से खेती करते हैं। बंटी और पीलू बहुत सरल स्वभाव के थे, जिससे प्रभु श्री राम बहुत खुश हुए। अब बबलू और पीलू की गरीबी दूर हो गई थी और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे। एक जंगल में पीलू चिड़िया अपने पति बबलू के साथ रहा करती थी। ऐसे ही एक बार गर्मी के मौसम में पीलू को 2 अंडे होते हैं। दोनों पति पत्नी उन अंडों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। एक बार पीलू अपने पति से कहती है, सुनिए बहुत गर्मी बढ़ रही है, हम लोग ने तो कैसे भी घास फूस के इस घोंसले में अपना जीवन काट लिया। हम तो गर्मी सह लेते हैं, लेकिन इन अंडों का क्या होगा? इतनी गर्मी में हमें अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। हमारे बच्चों को गर्मी नहीं सताए, इसके लिए हमें कुछ उपाय करना चाहिए। बबलू कहता है, तुम ठीक कह रही हो पीलू, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस बार इतनी गर्मी से बचने के लिए मैं क्या करूं। लेकिन फिर भी मैं कुछ ना कुछ उपाय जरूर करूंगा। तुम चिंता मत करो, लेकिन अगर तुम्हें कुछ ख्याल आए तो मुझे जरूर बताना। इस तरह दोनों गर्मी में अपने बच्चों को लेकर परेशान थे। वे नहीं चाहते थे कि उनके बच्चों को कोई भी परेशानी हो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर उन अंडों से 2 बच्चे बाहर आते हैं। पीलू और बबलू अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश थे। अरे पीलू, ये तो बहुत सुंदर सुंदर बच्चे हैं, ये देखो, ये तो बिल्कुल तुम पर गया है। एक बार बबलू भोजन की तलाश में जा रहा था, तभी उसे एक तालाब दिखाई देता है। बबलू वहाँ जाकर थोड़ी देर बैठ जाता है। अरे वाह, यहाँ कितनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। गर्मी का तो यहाँ पर नामो निशान नहीं है। मैं अभी जाकर पीलू को बताता हूँ। ऐसा सोचकर बबलू अपने घर की ओर चला जाता है। बबलू खुशी खुशी ये बात पीलू को बताता है। पीलू ये बात सुनकर बहुत खुश होती है। पीलू कहती है, ठीक है जी, मैं कल ही आपके साथ उस जगह को देखने चलूंगी। अगले दिन दोनों पति पत्नी उस तालाब की ओर चले जाते हैं। तालाब के पास पहुंचकर पीलू कहती है, आपने बिल्कुल ठीक कहा था जी, यहाँ पर तो बहुत ही ठंडक है। पीलू आसपास देखती है तो उसे एक मिट्टी का ढेर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है। अरे पीलू, मिट्टी देखकर क्यों खुश हो रही हो? अजी, आपको पता है क्या, मिट्टी का घर बहुत ठंडा रहता है। मैं इस मिट्टी से एक मटकी बनाऊंगी जिसके अंदर हम अपना घर बनाएंगे। उसकी बात सुनकर बबलू कहता है, वाह पीलू, तुम्हारे दिमाग का तो जवाब नहीं, ये बहुत अच्छा आइडिया है। फिर दोनों मिलकर मटके का घर बनाते हैं और अपने बच्चों के साथ मिलकर तालाब के किनारे रहने लगते हैं। एक तरफ पीलू अपने परिवार के साथ ठंडे मकान में रह रही थी। पूरे जंगल में सभी पक्षी गर्मी से परेशान थे। एक दिन कालू कौआ तालाब में पानी पीने के लिए जाता है। अरे ये क्या, ये पीलू तो मटके के घर में रह रही है। वो पीलू के घर के पास जाकर उसे आवाज लगाता है, पीलू, ओ पीलू बहन, जरा बाहर तो आना। अरे पीलू बहन, तुम तो बहुत चालाक निकली, यहाँ तालाब के किनारे मटके के घर में रह रही हो और मैं वहाँ बाहर गर्मी में रह रहा हूँ। पीलू बहन, मैं गर्मी से जल रहा हूँ, तुम मेरे लिए भी ऐसा ही मटका घर बना कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा मटका घर तोड़ दूंगा। पीलू ये सुनकर डर जाती है। कालू भैया, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगर आपको मटका का घर चाहिए तो आप खुद ही क्यों नहीं बना लेते हो? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए मटके का घर बना कर दूं। सुनो पिद्दी चिड़िया, तुम्हें पता है मैं कितना खतरनाक हूँ। अगर मुझे तुमने मटके का घर नहीं बना के दिया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जो भी मेरा काम करने से मना करता है उसको मैं मिटा देता हूँ। 2 दिनों बाद मैं फिर से आऊँगा, मुझे मेरा घर तैयार चाहिए। इस तरह से पीलू को धमकाकर कालू वहाँ से चला जाता है। पीलू सोचती है, अरे अब मैं क्या करूँ, ये कालू ने तो मुझे मुसीबत में डाल दिया है। पीलू मिट्टी इकट्ठा करके कालू के लिए मटकी का घर बनाती है। 2 दिनों बाद कालू फिर से उसके पास जाता है। क्यों रे पीलू, क्या तूने मेरे लिए मटके का घर बनाया कि नहीं? पीलू कहती है, हाँ कालू भैया, वो देखो, वो रहा तुम्हारा मटके का घर। फिर कालू अपने मटके के घर में जाकर बहुत खुश हो जाता है। कालू सोचता है, अरे वाह, इस मटके घर में कितनी ठंडक है। अगर मैंने इस चिड़िया को डराया नहीं होता तो ये मेरे लिए मटके का घर नहीं बनाती। लेकिन जब सभी पक्षियों को पता चलता है कि कालू ने पीलू को डराकर अपना घर बनवाया तो वे नाराज हो जाते हैं और कालू को धमकाते हैं।
फिर कालू को अपना मटकी का घर बनाने के लिए पीलू को पैसे देने पड़ते हैं। कुछ समय बाद सभी पक्षी पीलू से पैसे देकर मटकी का अपना अपना घर बना लेते हैं। इस तरह से पीलू सबके लिए मटके का घर बनाकर बहुत खुश होती है। इससे उसकी आमदनी भी हो जाती है। फिर वे सब गर्मी के मौसम में खुशी खुशी रहते हैं। बेशक पूछो वत्स, मगर मैं सिर्फ 3 सवाल का जवाब दे सकता हूँ। एक गांव में एक भिखारी रहता था और वो घर घर जाके भीख मांग के खाना इकट्ठा करता था। मगर हर दिन वो जब वापस घर आता था तो उसका खाना गायब हो जाता था। मगर एक दिन इसकी खाना चुराने वाली चूहे को उस भिखारी ने पकड़ लिया। ओहो चूहे, तुम मेरा खाना क्यों चुरा रही हो? मैं तो एक भिखारी हूँ, जाकर अमीरों के खाना चुराओ। अरे ये तो मेरी भाग्य में है कि मैं तुम्हारे यहाँ से चुराऊं। मगर क्यों? क्योंकि ये तो तुम्हारे भाग्य में है। तुम कितना भी भीख मांगो या कितनी भी इकट्ठा करो, मगर तुम इतना ही रख पाओगे। यह चूहे की बात सुनकर उस भिखारी को सदमा लगा और उसका दिल टूट गया। हाँ, मेरी ऐसी किस्मत क्यों है? मुझे नहीं पता, तुम जाकर आचार्य से पूछो, शायद आचार्य आपका सहायता कर सके। यह बात सुनकर वह भिखारी यात्रा पर निकल पड़ता है आचार्य को मिलने के हेतु। और ऐसे दिन भर चलते चलते और शाम को वह एक धनवान के घर पहुंच जाता है। बहुत थकान से वह वहीं पर रात बिताने की तय करता है। तो जाकर वह उस घर के दरवाजा खटखटाता है। ओ भाई साहब, अंधेरा हो रहा है और मैं इस जगह पे नया हूँ। क्या आपके आंगन में मैं रात बिता सकता हूँ? ठीक है, कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ। जैसे भिखारी अंदर आता है तो वह इंसान उसको पूछता है, अरे भाई, कहाँ पर निकले हो और इतनी रात गए क्यों यात्रा कर रहे हो? ओह, मैं आचार्य जयसूर्या से मिलने चला हूँ। मुझे उनसे एक सवाल पूछना है। भिखारी की बात सुनते हुए वहाँ पे आई हुई उस धनवान की पत्नी पूछती है, क्या हम आचार्य से पूछने के लिए एक सवाल तुम्हें दे सकते हैं? ओह, क्यों नहीं, बताइए मेम साहब, आपकी तरफ से मैं यह प्रश्न भी पूछ लूँगा। हमारी एक बेटी है जो बोल नहीं सकती, हम ऐसा क्या करें कि वो बोल सके? अगले दिन उठकर वह भिखारी उन्हें धन्यवाद कहता है और यह कहता है कि आचार्य से उनकी सवाल का हल जरूर पूछेगा और अपनी यात्रा जारी रखता है। और उसको सामने पहाड़ नजर आते हैं और वह चिंता करते हुए यह कहता है, हे भगवान, मैं इन पहाड़ों को कैसे पार करूं? तभी उसके सामने एक जादूगर दिखता है। भाई साहब, क्या इस पहाड़ को पार करने में आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्यों नहीं, मेरी छड़ी पर चढ़ जाओ। उसकी बात सुन के भिखारी उसकी छड़ी पर चढ़ जाता है और वह जादूगर अपनी छड़ी पे बिठाकर उस भिखारी को पूरी पहाड़ पार कराता है। उसके बाद उस जादूगर ने, अरे भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं आचार्य जयसूर्या से मिलके अपने भाग्य के बारे में पूछना चाहता हूँ। अच्छा, क्या मैं भी एक सवाल दे सकता हूँ आचार्य को पूछने के लिए? मैं कितने सालों से स्वर्ग जाने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरी शिक्षा के अनुसार अब तक मुझे स्वर्ग पहुँच जाना चाहिए था। मुझे स्वर्ग जाने के लिए क्या करना होगा? क्या ये सवाल पूछ सकते हो? हाँ, मैं आपका भी सवाल उनसे पूछूंगा। जैसे ही वो आगे चला जाता है तो वो एक नदी पार करने की रुकावट उसे मिलती है। ओहो, अब इस नदी को मैं कैसे पार करूं? तभी उसे एक बड़ा कछुआ मिलता है और उसे अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार कराने की कोशिश करता है। जैसे नदी पार करते रहते हैं तो कछुआ पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं आचार्य जयसूर्य से मिलने जा रहा हूँ अपने भाग्य के बारे में पूछने के लिए। क्या मेरा भी एक सवाल पूछ सकते हो? क्यों नहीं, जरूर पूछूंगा। मेरा सवाल है, मैं 500 सालों से एक ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरे शिक्षा के अनुसार अब तक मुझे एक ड्रैगन बन जाना चाहिए था। धन्यवाद प्यारे कछुए, मुझे नदी पार कराने के लिए। भिखारी कछुए को धन्यवाद कहते हुए और आगे बढ़ता है। आखिरकार वह भिखारी आचार्य जयसूर्या के कुटीर पहुंच जाता है। हाँ, पहुंच गया मैं। अब तो मैं आचार्य जी से मिलकर ही रहूंगा। सबके सवालों को अपनी जहन में सोचते हुए वह भिखारी अंदर पहुंचता है और आचार्य को सादर प्रणाम करता है। आचार्य, आप कृपया मेरा नमस्कार स्वीकार करें।
मैं बहुत दूर से आया हूँ आपसे कई सवाल पूछने के लिए। क्या मैं पूछ सकता हूँ? बेशक पूछो वत्स, मगर मैं सिर्फ 3 सवाल का जवाब दे सकता हूँ। यह सुन के भिखारी हैरान रह गया, क्योंकि उसके पास 4 सवाल थे। पर मेरे पास तो 4 सवाल है, मैं क्या करूँ? यह सोचते हुए बहुत आलोचना करता है। पहले वो कछुए के बारे में सोचता है, जो 500 साल से ड्रैगन बनने की कोशिश में नदी में रह रहा है। बेचारा कछुआ गहरे नदी में कैसे जी पाएगा? फिर वो जादूगर के बारे में सोचता है, जो हजारों सालों से स्वर्ग जाने की कोशिश कर रहा है। ओहो, 1000 साल तो बहुत लंबे होते हैं, उसे तो स्वर्ग जाना चाहिए। उसके बाद वह लड़की के बारे में सोचता है, जो पूरी जिंदगी बिना कुछ बोले जी रही है। हाँ, पूरी जिंदगी बिना कुछ बोले जीना ये तो असंभव है। फिर वो अपने बारे में सोचता है, मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं जहाँ भी भीख मांग सकता हूँ। मेरे लिए कुछ नहीं बदलेगा, मगर उन लोगों के लिए बहुत कुछ बदल सकता है। यह सोचते सोचते उसको अपनी समस्या दूसरों से छोटी लगने लगी, और इसलिए उसने उन तीनों की सवाल पूछने की फैसला किया। कछुआ ड्रैगन बनने के लिए अपनी ढांचे से बाहर आना होगा। उसने मोह त्याग दिया तो वो जरूर ड्रैगन बनेगा। भिखारी की पहले प्रश्न को तो उत्तर मिल गया। दूसरी प्रश्न भिखारी पूछता है जादूगर के बारे में, तो आचार्य ऐसे उत्तर देते हैं, जादूगर को छड़ी की मोह छोड़ना पड़ेगा। छड़ी के ऊपर उसका मोह ही उसे स्वर्ग जाने से रोक रहा है। जादूगर का भी हल मिलने के बाद वह लड़की के बारे में प्रश्न पूछता है, तो बिना बोलने वाले लड़की का क्या? लड़की जरूर बोल पाएगी जब वो अपने हमसफर से मिलेगी। धन्यवाद आचार्य जी। आचार्य जयसूर्या उसको आशीर्वाद देते हैं और मुस्कुरा के उसे विदा कर देते हैं। वह भिखारी आचार्य को प्रणाम करके अपने घर के ओर निकल पड़ता है। नदी के पास वह कछुआ भिखारी को फिर से मिला। क्या तुमने मेरे सवाल का जवाब पूछा? हाँ, बस तुम अपने ढांचा निकाल दो और ड्रैगन बन जाओगे। कछुआ अपने ढांचा निकाल देता है। उस ढांचे के अंदर बहुत सारे कीमती मोतियां थी, और ड्रैगन कहता है, इन्हें तुम रख लो, मेरी तरफ से तुम्हें धन्यवाद। भिखारी को सारी मोती देते हुए कछुआ ड्रैगन बन के उड़ जाता है। जैसे ही पहाड़ तक पहुंचता है भिखारी, तो वो जादूगर फिर से उसे मिलता है। अरे जादूगर, आप अपने छड़ी नीचे रख दो, स्वर्ग के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। सच में? ऐसे जादूगर छड़ी भिखारी को दे देता है और स्वर्ग की तरफ चल पड़ता है। अब भिखारी के पास कछुए के दिए हुए मोतियां हैं और जादूगर की छड़ी। वह भिखारी वापस उस परिवार के पास पहुंचता है जिसने रात को सहारा दिया था। वह परिवार भिखारी को देखकर खुश हुए और अपनी सवाल की जवाब सुनने के लिए कातुर थे। आचार्य जी ने कहा है कि जब आपकी बेटी अपने हमसफर से मिलेगी तब बोल पाएगी। तभी उस परिवार की बेटी नीचे आई और बोली, क्या ये वही आदमी है जो पिछले हफ्ते भी यहाँ आया था? उस लड़की की माता पिता हैरान हो गए और वो भिखारी की तरफ देखते हैं और तय करते हैं कि यही इस लड़की की हमसफर है। माता पिता ने इन दोनों की शादी तय कर दी और वो हमेशा खुश रहे। तो तू ही कोई तरीका बता। ये सब तुम्हारे दिमाग का नतीजा है। अरे नहीं, मेरा काम आपको पसंद आया, मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ। झालपुर के गांव में इस साल बहुत गर्मी पड़ रही थी। पीलू एक किसान के परिवार से आती थी। वो लोग बहुत गरीब थे, लेकिन पीलू पढ़ने में बहुत होशियार थी। हमेशा हर समस्या का हल अपने तेज दिमाग से ढूंढ निकालती थी। ऐसे ही एक दिन बबली पीलू से कहती है, ए पीलू, हम सब लोग कहीं घूमने के लिए चलते हैं। तू तो कभी भी घूमने नहीं गई है। तो सुंदरी बोलती है, हाँ, किसी हिल स्टेशन चलते हैं। इस साल गर्मी ने बुरा हाल कर रखा है। हाँ, शिमला चलते हैं। तो पीलू कहती है, ट्रेन का टिकट कितने में पड़ेगा? तो बबली बोलती है, ट्रेन नहीं, मेरी गाड़ी में चलेंगे, सब एंजॉय करेंगे। तो पीलू बोलती है, लेकिन बबली, तुझे पता भी है क्या कि शिमला जाने में कितना पेट्रोल खर्च होगा और एनवायरनमेंट को कितना नुकसान होगा? लेकिन एक ट्रिप से कितना नुकसान हो जाएगा पीलू?
देखो, हर साल गर्मी बढ़ती ही जा रही है क्योंकि पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है और पेट्रोल के पैसे बचाकर हम ट्रिप में और एंजॉयमेंट कर लेंगे। तो सुंदरी बोलती है, तो तू ही कोई तरीका बता। इसके बाद पीलू सोच में पड़ जाती है। क्यों ना हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में चले? लेकिन बैटरी चार्ज हर जगह नहीं होती है। तो चलो हम सोलार कार ही बना लेते हैं। इतनी तेज गर्मी है, सोलार बैटरी तो खूब चलेगी। फिर सब सहेलियां खुश होकर ट्रिप के पेट्रोल में खर्च होने वाले पैसों से सोलार कार के लिए सामान खरीदने लगती है। पीलू सभी को काम में लगा देती है। कोई सोलार पैनल फिट कर रही है, कोई इलेक्ट्रिक वायरिंग कर रही है। पीलू सोलार पैनल को कार में फिट कर देती है और एसी वगैरह का कनेक्शन लगा देती है। देखो, सिर्फ 3 दिनों में ही हमारी सोलार कार तैयार हो गई। ये सब तुम्हारे दिमाग का नतीजा है। अरे नहीं, ये हमारी मेहनत का नतीजा है। फिर वो सहेलियां घूमने चली जाती है। शिमला पहुंचकर वहाँ जब वो घूम रही होती है तो एक आदमी उन्हें मिलता है। मैं बबलू हूँ। मैं यूएन में एनवायरनमेंट डे का ऑफिसर हूँ। आप लोगों ने ये सोलार कार कहाँ से ली है? हमने ये कार खरीदी नहीं है, बल्कि इसे हमारी सहेली पीलू ने बनाई है। अरे वाह पीलू जी, आप तो कमाल कर दिया। मैं ऐसे ही अपनी पढ़ाई का उपयोग करती हूँ। मेरी सहेलियों ने मेरा साथ दी, इसलिए मैं ये कार बना पाई। फिर बबलू उनकी कार की टेस्टिंग करता है और बताता है कि सोलार कार के लिए पीलू को 2 लाख का इनाम मिलेगा। तो पीलू कहती है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के लिए मेरा काम आपको पसंद आया? मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ। फिर पीलू बबली की मदद से सोलार कार बनाने का काम शुरू कर देती है और उसका बहुत नाम होता है। कुछ ही महीनों में पीलू बहुत अमीर हो जाती है। 1 साल बाद पीलू की शादी एनवायरनमेंट ऑफिसर बबलू से हो जाती है और वो हंसी खुशी रहने लगती है। अभनपुर गांव के जंगल में संतोषी माँ की भक्त पीलू चिड़िया अपना एक छोटा सा नाश्ते की दुकान चलाती थी। उसके पति बंटी कबूतर एक मजदूरी का काम करता था। बहुत मेहनत के बाद भी उनकी कमाई नहीं होती थी, लेकिन पीलू संतोषी माँ की भक्ति में कमी नहीं करती थी। एक दिन बंटी जब अपने काम पर गया तो ठेकेदार ने सबको काम से निकाल दिया। मुझे अब नया ठेका नहीं मिल रहा है, इस वजह से मैं अब तुम लोगों को काम नहीं दे पाऊंगा। अब तुम लोग कहीं और काम देख लो। बंटी वहाँ से काम देखने लगता है, लेकिन उसको कोई भी काम नहीं देता है और ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन बंटी दुखी होकर अपने घर आता है। ये तो बहुत मुसीबत आ गई है कि आखिर आए दिन मकान मालिक किराया मांगने आता है, किराना वाला पैसे मांगने आता है। मेरे नाश्ते का काम भी अच्छा नहीं चल रहा है। बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। संतोषी माँ के लिए मुझे खीर पूरी और लाल साड़ी का भोग लगाना था, लेकिन पता नहीं कब मैं ऐसा कर पाऊंगी। हे संतोषी माँ, आप ही दया करो। पीलू संतोषी माँ का व्रत रखती है और उनसे कहती है, हे संतोषी माँ, मैं आपसे बस आपकी सेवा के लिए इतना मांग रही हूँ कि मैं आपको हलवा पूरी का भोग लगा सकूं और लाल साड़ी भेंट कर सकूं। मुझे पता है कि आप सब जानती है कि आपकी ये बेटी किस मुसीबत में है। उस रात पीलू को संतोषी माँ उसको नींद में दर्शन देती है। बेटी, तुमने बहुत कष्ट सही है, लेकिन मेरी भक्ति नहीं छोड़ी। मैं तेरे व्रत से बहुत खुश हूँ और अब डर मत, क्योंकि अब तेरे सारे दुख दूर होने वाले हैं। तुझे एक मदद मिलेगी। और फिर माँ अंतर ध्यान हो जाती है। अरे, मुझे संतोषी माँ ने खुद दर्शन दिए। जय संतोषी माँ, जय जय संतोषी माँ। उस दिन काम की तलाश में बंटी हरिया तोता के पास जाता है। हरिया काका, मुझे कुछ काम दे दो, मेरे घर की बहुत बुरी हालत है। क्या हुआ बंटी, तुम तो बहुत कमजोर लग रहे हो। बंटी उन्हें पूरी बात बताता है। हमारे लिए घर का खर्च भी निकालना मुश्किल हो रहा है। लेकिन बंटी, मैं तुम्हें क्या काम दे सकता हूँ?
कोई भी काम दे दो काका, आजकल तो मशीन का जमाना है, हाथ से तो कोई काम ही नहीं होता है। पीलू बेटी को क्या क्या आता है ये बताओ मुझे। अचार पापड़ बना सकती है क्या? हाँ, पापड़ बना लेती है, लेकिन क्यों? मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं पीलू बेटी के लिए पापड़ बनाने की ऑटोमेटिक मशीन बना कर दे सकता हूँ। इससे तुम्हारी परमानेंट आमदनी शुरू हो जाएगी। अगर आप ऐसा कर देंगे हरिया काका तो कमाल हो जाएगा। आपने तो हमारी मुसीबत ही हल कर दी। पीलू जरूर ये सुनकर खुश हो जाएगी। बंटी पीलू को एक खबर देता है। मुझे संतोषी माँ ने दर्शन देकर आशीर्वाद दी थी, उनका आशीर्वाद खाली नहीं गया। फिर थोड़े दिनों में हरिया ऑटोमेटिक पापड़ बनाने की मशीन तैयार कर देता है। पीलू संतोषी माता की आशीर्वाद लेती है और काम शुरू कर देती है और अपनी पापड़ की दुकान चला देती है। उसकी दुकान में सुंदरी सेठानी आती है। पीलू, तुम्हारी ये नायाब पापड़ मशीन तो मैंने कभी नहीं देखी। सब संतोषी माता की दया है सुंदरी जी। मेरे पास अलग अलग तरह के पापड़ है। ठीक है, मुझे 2 किलो मिक्स पापड़ पैक कर दो। और एक के बाद एक ग्राहक पीलू की दुकान में मशीन के पापड़ खरीदने के लिए आने लगते हैं। अब पीलू बहन, तुम्हारे पापड़ तो लाजवाब है, मेरी सहेली को भी बहुत पसंद आए। ऐसा करो, 5 किलो पापड़ दे दो। जय संतोषी माँ। बबली बहन, आप बहुत अच्छी है, ये लीजिए। और जल्दी ही पीलू को फायदा होना शुरू हो जाता है। बंटी भी उसका साथ देता था और बड़े बड़े ऑर्डर्स लेकर आता था। इस तरह से संतोषी माँ के आशीर्वाद से उनका जीवन सरल हो जाता है। संतोषी माँ, आज मैं आपके लिए हलवा पूड़ी और लाल साड़ी लाई हूँ और मैं गरीब महिलाओं को भी प्रसाद और साड़ी दूंगी। जय संतोषी माँ, जय जय संतोषी माँ। जय संतोषी माँ। एक जंगल में पीलू चिड़िया अपने पति बबलू के साथ रहा करती थी। ऐसे ही एक बार गर्मी के मौसम में पीलू को 2 अंडे होते हैं। दोनों पति पत्नी उन अंडों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। एक बार पीलू अपने पति से कहती है, सुनिए, बहुत गर्मी बढ़ रही है। हम लोग ने तो कैसे भी घास फूस के इस घोंसले में अपना जीवन काट लिया। हम तो गर्मी सह लेते हैं, लेकिन इन अंडों का क्या होगा? इतनी गर्मी में हमें अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। हमारे बच्चों को गर्मी नहीं सताए, इसके लिए हमें कुछ उपाय करना चाहिए। बबलू कहता है, तुम ठीक कह रही हो पीलू, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस बार इतनी गर्मी से बचने के लिए मैं क्या करूं। लेकिन फिर भी मैं कुछ ना कुछ उपाय जरूर करूंगा। तुम चिंता मत करो, लेकिन अगर तुम्हें कुछ ख्याल आए तो मुझे जरूर बताना। इस तरह दोनों गर्मी में अपने बच्चों को लेकर परेशान थे। वे नहीं चाहते थे कि उनके बच्चों को कोई भी परेशानी हो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर उन अंडों से 2 बच्चे बाहर आते हैं। पीलू और बबलू अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश थे। अरे पीलू, ये तो बहुत सुंदर सुंदर बच्चे हैं। ये देखो, ये तो बिल्कुल तुम पर गया है। एक बार बबलू भोजन की तलाश में जा रहा था, तभी उसे एक तालाब दिखाई देता है। बबलू वहाँ जाकर थोड़ी देर बैठ जाता है। अरे वाह, यहाँ कितनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। गर्मी का तो यहाँ पर नामो निशान नहीं है। मैं अभी जाकर पीलू को बताता हूँ। ऐसा सोचकर बबलू अपने घर की ओर चला जाता है। बबलू खुशी खुशी ये बात पीलू को बताता है। पीलू ये बात सुनकर बहुत खुश होती है। पीलू कहती है, ठीक है जी, मैं कल ही आपके साथ उस जगह को देखने चलूंगी। अगले दिन दोनों पति पत्नी उस तालाब की ओर चले जाते हैं। तालाब के पास पहुंचकर पीलू कहती है, आपने बिल्कुल ठीक कहा था जी, यहाँ पर तो बहुत ही ठंडक है। पीलू आसपास देखती है तो उसे एक मिट्टी का ढेर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है। अरे पीलू, मिट्टी देखकर क्यों खुश हो रही हो? अजी, आपको पता है क्या, मिट्टी का घर बहुत ठंडा रहता है। मैं इस मिट्टी से एक मटकी बनाऊंगी जिसके अंदर हम अपना घर बनाएंगे। उसकी बात सुनकर बबलू कहता है, वाह पीलू, तुम्हारे दिमाग का तो जवाब नहीं, ये बहुत अच्छा आइडिया है। फिर दोनों मिलकर मटके का घर बनाते हैं और अपने बच्चों के साथ मिलकर तालाब के किनारे रहने लगते हैं। एक तरफ पीलू अपने परिवार के साथ ठंडे मकान में रह रही थी। पूरे जंगल में सभी पक्षी गर्मी से परेशान थे। एक दिन
कालू कौआ तालाब में पानी पीने के लिए जाता है। अरे ये क्या, ये पीलू तो मटके के घर में रह रही है। वो पीलू के घर के पास जाकर उसे आवाज लगाता है, पीलू, ओ पीलू बहन, जरा बाहर तो आना। अरे पीलू बहन, तुम तो बहुत चालाक निकली। यहाँ तालाब के किनारे मटके के घर में रह रही हो और मैं वहाँ बाहर गर्मी में रह रहा हूँ। पीलू बहन, मैं गर्मी से जल रहा हूँ, तुम मेरे लिए भी ऐसा ही मटका घर बना कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा मटका घर तोड़ दूंगा। पीलू ये सुनकर डर जाती है। कालू भैया, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगर आपको मटका का घर चाहिए तो आप खुद ही क्यों नहीं बना लेते हो? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए मटके का घर बना कर दूं। सुनो पिद्दी चिड़िया, तुम्हें पता है मैं कितना खतरनाक हूँ। अगर मुझे तुमने मटके का घर नहीं बना के दिया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जो भी मेरा काम करने से मना करता है उसको मैं मिटा देता हूँ। 2 दिनों बाद मैं फिर से आऊँगा, मुझे मेरा घर तैयार चाहिए। इस तरह से पीलू को धमकाकर कालू वहाँ से चला जाता है। पीलू सोचती है, अरे अब मैं क्या करूँ, ये कालू ने तो मुझे मुसीबत में डाल दिया है। पीलू मिट्टी इकट्ठा करके कालू के लिए मटकी का घर बनाती है। 2 दिनों बाद कालू फिर से उसके पास जाता है। क्यों रे पीलू, क्या तूने मेरे लिए मटके का घर बनाया कि नहीं? पीलू कहती है, हाँ कालू भैया, वो देखो, वो रहा तुम्हारा मटके का घर। फिर कालू अपने मटके के घर में जाकर बहुत खुश हो जाता है। कालू सोचता है, अरे वाह, इस मटके घर में कितनी ठंडक है। अगर मैंने इस चिड़िया को डराया नहीं होता तो ये मेरे लिए मटके का घर नहीं बनाती। लेकिन जब सभी पक्षियों को पता चलता है कि कालू ने पीलू को डराकर अपना घर बनवाया तो वे नाराज हो जाते हैं और कालू को धमकाते हैं। फिर कालू को अपना मटकी का घर बनाने के लिए पीलू को पैसे देने पड़ते हैं। कुछ समय बाद सभी पक्षी पीलू से पैसे देकर मटकी का अपना अपना घर बना लेते हैं। इस तरह से पीलू सबके लिए मटके का घर बनाकर बहुत खुश होती है। इससे उसकी आमदनी भी हो जाती है। फिर वे सब गर्मी के मौसम में खुशी खुशी रहते हैं।